नमस्कार, जय हिंद स्टडी भात में आपका स्वागत है। तो 4 मार्च 2023 मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, पूरा अंत तक देखते रहिए। यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी के लिए लीजिए सबसे बेस्ट पीडीएफ नोट्स पेपर 1 के लिए, जिसकी कॉस्ट है 750 रुपीज़। ना तो आपको कोई बुक पढ़ने हैं, ना ही कोई नोट्स बनाने हैं, इसमें आपको पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। आपको इसमें 10 मिनट का थ्योरी पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा 750 रुपीज़ में। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लगे हैं, इसकी कॉस्ट है 1500 रुपये। इसमें आपको पूरा फुली अपडेटेड बेस्ट पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपके व्हाट्सएप पे। आपको हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है, आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। क्वेश्चन था ब्लूम ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी से, ठीक है। तो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्लूम ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कोग्निटिव डोमेन इज, यानी कि ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है। देखिए, संज्ञात्मक होता है दिमाग से संबंधित, कोग्निटिव होता है दिमाग से संबंधित, ठीक है। यानी कि ब्लूम के जो ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी है, जो पारंपरिक उसकी वर्गीकरण है उसका उसका उसमें क्या है कि जो अधिगम का, यानी कि जो लर्निंग का सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, ठीक है। ये ऑप्शन थे। सो ऑप्शन देखिए आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन थे यही। तो इसका राइट आंसर है मूल्यांकन। देखिए, जो एवोल्यूशन है वो सबसे ऊपर है, वो सबसे हाईएस्ट लेवल है मूल्यांकन का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो सबसे एंड में क्या है, मूल्यांकन। पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट था। फिर बात करते हैं, देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया मतलब क्या है, ये एक बीमारी होती है स्टूडेंट में, बीमारी आप कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं हम इसे। डिसलेक्सिया संबंधित है रीडिंग डिसऑर्डर से, इनकी पठन विकृति से। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकृति से। इससे पीड़ित छात्र को सामान्य या औसत बुद्धि के बावजूद तेजी से पढ़ने में समझने में कठिनाई होती है। देखिए, हर एक जो स्टूडेंट है उसका दिमाग जो है वो सेम होता है, लेकिन क्या होता है कि उनको पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है। डिसलेक्सिया उनको होता है, ठीक है। जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो वैसे स्टूडेंट हैं उनको डिसलेक्सिया होता है, पढ़ने में रीडिंग डिसऑर्डर उनको होता है, उनको जो है वो शब्द जो है वो अच्छे से पकड़ नहीं पाते, ठीक है। सो नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द, यानी कि शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। यानी कि देखिए, शिक्षण प्रभावकारिता को, यानी कि देखिए जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, जब वो शिक्षण करते हैं, जब टीचिंग देते हैं, जब टीचर टीचिंग देते हैं, तो जो इफेक्टिवनेस होती है उसे कौन प्रभावित करता है, ठीक है। तो राइट आंसर है एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि शैक्षणिक व्यवस्था। अब देखिए, एक स्कूल में या एक कॉलेज में कहीं पे भी कितना मर्जी अच्छा टीचर हो, वो जितना मर्जी अच्छा पढ़ाए, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसे चलना होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा तभी वो कर पाएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास जो बुक्स है, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में जो भी चीज़ है ना, अगर आपको टीचर आपको अपने शब्दों में आसान भाषा में लिखवा दे, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना पड़ता है, आपको बुक्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, चाहे वो मुश्किल है चाहे वो आसान है, आपको बुक्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। समझाएंगे आपको टीचर, लिखना पड़ेगा आपको बुक्स के अकॉर्डिंग, है ना। आप अपनी मर्जी से कुछ जोड़ नहीं सकते, टीचर चाह के भी उस चीज़ को ऐड नहीं कर सकता। इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है कि इफेक्टिवनेस जो टीचिंग है वो इफेक्ट करती है, प्रभावित होती है, ठीक है। तो राइट आंसर है डी, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली कारक शैक्षणिक व्यवस्था है। इसी से समाज का प्रतिरूप निर्धारित होता है, ठीक है। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन द टर्म ऑफ, यानी कि देखिए जो शिक्षण की प्रभावकारिता है का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए, ठीक है। इनकी शिक्षण की जो प्रभावकारिता है, तो देखिए ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट की तरह बताए गए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता ये ऐसे ही क्वेश्चन थे, इनकी इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। सो शिक्षण की जो प्रभावकारिता है, इनकी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है, वो कैसे जज होती है। तो राइट आंसर है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। अब देखिए, जब टीचर बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कि क्लास में जो स्टूडेंट है उन्हें हर एक चीज़ आती है ना, तो
क्या होगा कि वो कहेंगे कि इन टीचर ने अच्छा पढ़ाया है इसलिए इनको सब चीज़ आती है। क्योंकि देखिए अगर टीचर पढ़ाएंगे तभी स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे, है ना। मान लीजिए क्लास में सारे बच्चे पास हो गए, सारे बच्चे हाईएस्ट नंबर लेके आए, तो वो क्या है, टीचर की वाहवाही हो जाएगी। तो इससे पता चलेगा कि हाँ, लर्निंग आउटकम्स जो स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका है, टीचर के समझाने का जो तरीका था, वो सबसे बेस्ट रहा। ठीक है। जब आप देखिए यूजी टेट की तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं कि कौन से टीचर ने सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को जो अच्छी कोचिंग दी है, जिससे स्टूडेंट पास हो चुके हैं, है ना। सो आप वहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं कि आपका भी जो अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। सो देखिए यही लर्निंग आउटकम्स होती है। ठीक है। सो ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जो आपको मैंने शॉर्ट में समझाया वही है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेट इज नोन एंड, यानी कि देखिए जो एक चर जिसमें हेर फेर की गई है कहलाता है। अब देखिए ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, यानी कि जो वेरिएबल जो वेरी करता है, जो मैनिपुलेट होता है, वो क्या है। ठीक है। वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि स्वतंत्र चर। ठीक है। यानी कि देखिए वेरिएबल क्या है, वेरी करते हैं हमेशा, क्या है, आगे पीछे होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वो कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप देखिए हो सकता, आप इसे पढ़िए अच्छे से। एक ऐसा चर जिसमें हेरफेर की गई है स्वतंत्र चर कहलाता है। स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। जब देखिए रिसर्चर है, जो प्रयोग करता है, वो जोड़ तोड़ करता है ना, आगे पीछे कर देता है। जब भी देखिए कोई रिसर्च करते हैं तो अपने हिसाब से वो करते हैं। दूसरे शब्दों में स्वतंत्र चर वह चर है जिसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और इस परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है यह देखता है। स्वतंत्र चर क्या है, दो प्रकार के होते हैं, टाइप ई और टाइप एस। ठीक है। आपको याद रखना जरूरी है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने टाइप के हैं, वो दो टाइप के हैं, टाइप ई और टाइप एस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रिसर्च का है। यदि एक शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब वह किस शोध का उदाहरण होगा। यानी कि देखिए जब एक रिसर्चर है, एक शोध करता है, जब वो शोध करते हैं, जो वो रिसर्च करते हैं, जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है, ठीक है, वो कौन सा प्रबंधकीय ज़्यादा ढंग संगठनात्मक प्रभावशाली होगा। इनकी जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो किस तरीके से करेगा कि वो सबसे ज़्यादा क्या है, प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो। सो राइट आंसर है आधारभूत शोध, बेसिक से। ठीक है, बेस पे, किसी बेस पे। तो देखिए सोल्यूशन देखिए, यदि कोई शोध करता है इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब वह आधारभूत शोध या मौलिक शोध कहलाएगा। क्रियानिष्ठ शोध तत्कालीन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए किया जाता है, जबकि व्यवहारिक शोध सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। पहला क्वेश्चन है देखिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट डायरेक्ट लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी सुटेड, यानी कि प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयोग होंगी। ठीक है। यानी कि अगर हम लर्निंग मेथड को, ठीक है, प्रमोट करते हैं तो सबसे बेस्ट कौन सा मेथड है। सो वो है प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि परियोजना विधि। देखिए प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। परियोजना पद्धति में कार्य की योजना होती है, उस कार्य का उद्देश्य होता है, उसकी कार्य प्रणाली करते समय स्पष्ट होती है और उस कार्य को करने में स्वाभाविक रुचि होती है। बालकों के सम्मुख एक समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है, वो समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है, जब आप स्कूल कॉलेज देखते हैं तो टीचर आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं बनाने के लिए, वो आपको खुद से बनाना होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोविड-19 का दे दे, है ना, कोविड-19 के ऊपर आप लिख के लेके आइए, तो आप सर्च करेंगे, स्टूडेंट सर्च करते हैं सबसे बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है। ये है प्रोजेक्ट मेथड। किसी टॉपिक के बारे में दे देना तो स्टूडेंट का उसको हल करना जिसमें उसकी रुचि होती है। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा के चैनल कितने हैं। देखिए इसके 34 चैनल हैं। कई बुक्स में लिखा है 32, आप बुक्स अपनी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 32 लिखा है, लेकिन लेटेस्ट है 34। आप इसे अपडेट कर लीजिए, जहाँ पे 32 है 34 कर लीजिए। पिछले साल 32 थे, इस साल क्या है 34 हो चुके हैं, 2 नए ऐड हो चुके हैं।
तो अगर आपको 32, 34 का ऑप्शन आए, अगर आपने 32 पढ़ा है उसे टिक मत करिए, 34 के ऊपर क्लिक करना, तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, स्वयं प्रभा के चैनल है 34। द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व बाय फोकसिंग ऑन, यानी कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। यानी कि जो वैल्यू एजुकेशन है उसका पर्पस क्या है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वो है कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यू, यानी कि मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। अब देखिए मानवीय मूल्य क्या है। ठीक है, मानवीय मूल्य क्या है, देखिए जैसे व्यक्ति में होता है ना, कथनीय अकथनीय, शुभ अशुभ, करणीय अकरणीय के बीच विभेद होता है। ठीक है, वो है मूल्य शिक्षा। ठीक है, वो है मानवीय मूल्य, क्या सही है क्या गलत है वो। सो नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन द इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। ठीक है, यानी कि जो इफेक्टिव टीचिंग है उसमें की बिहेवियर क्या है आपको दिखना है, तो उसका राइट आंसर है ये वाला, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, अनुदेशात्मक विविधता। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग देखें, प्रश्न पूछना ही ये नहीं है, स्टूडेंट आइडिया कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चरिंग करना नहीं है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है, किसी चीज़ को इंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्यों का अनुभव करे। शिक्षक शिक्षण को प्रभावशील बनाने के लिए विविध अनुदेशात्मक प्रविधियों का प्रयोग करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कोई लर्नर है, जब टीचर उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं तो उसमें क्या है, विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है, तो जैसे उसे चीज़ नहीं आती, जब शिक्षक उसे समझाते हैं तो वो जो होता है ना स्टूडेंट, वो अपने लक्ष्य का अनुभव करता है, यानी कि उसे क्या बनना है। जैसे आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ना, तो टीचर आपको एक ऐसी चीज़, जैसे आपको टीचर पढ़ाएंगे, आपको पढ़ा दिया, कुछ टॉपिक आपको दे देंगे कि ताकि आप उसे अच्छे से अपनी तरफ से समझिए, है ना, तो वो क्या है, इफेक्टिव टीचिंग है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, आपको अनुदेश देना, आपने चीज़ पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, आपको टीचर ने गाइड कर दिया। सो नेक्स्ट देखिए, फुल फॉर्म ऑफ HTTP, क्वेश्चन आज के HTML का था या HTTP का था, तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखिए आपको ये फुल फॉर्म करनी है याद, फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, सो नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कंप्राइजेज ऑफ। ठीक है, मल्टीमीडिया में क्या क्या है, उसमें है सी, यानी कि टेक्स्ट वीडियो ऑडियो, ये तीनों चीज़ें आती हैं मल्टीमीडिया में। इसमें वीडियो भी है, ऑडियो भी है, टेक्स्ट भी है। ठीक है, आप अखबार पढ़ते भी हैं, खबरें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बचे हैं। सो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs सेट्स इन 2050 बाय नेशन आर इंटेंडेड टू अचीव बाय। ठीक है, जो SDG है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2015 में जो बनाए गए थे, उनका टारगेट कितनी देर का है कि उसको हम कब तक प्राप्त करेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो गोल्स हैं उन्हें कब तक प्राप्त करना है। ठीक है, उन्हें प्राप्त करना है 2020 तक, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो हमें 2030 तक जो है वो प्राप्त करने हैं। कितने गोल हैं, 8 गोल हैं, टोटल 8 गोल है। ठीक है, एक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल में 8 मेजर गोल हैं जिन्हें आपको अचीव करना है, जिन्हें सरकार को अचीव करना है 2030 तक। सो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए ऐसे क्वेश्चन आया था, नंबर सीरीज का 0, 6, 24, 60, 120 और साथ में x, यानी कि x की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, आपको काउंटिंग करनी है। ठीक है, राइट आंसर है 210, 210। सो ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे क्यूब चल रही है। ठीक है, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4, 5। ठीक है, यहाँ तक देखिए 120 तक 5 की क्यूब है। 1 की क्यूब को किया 1, ठीक है, 1 - 1। ठीक है, एक को अगर हम 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 1, -1 करेंगे आ जाएगा 0। 2 की क्यूब का देखिए 2 को 3 बार किया, 2 दिन 4 दूनी 8, 8 में से 2 माइनस किया, माइनस क्या करना है, जो फ्रंट वाला है। ठीक है,
तो ऐसे ही लास्ट में आएगा 6 की क्यूब, ठीक है, 6 गुना 6 गुना 6, 6 को 3 बार करे थे 216 आएगा, उसमें 6 माइनस किए तो आ जाएगा 210।